अब अगला बिंदु है बेटा धातुओं की अपचायक क्षमता यानी रिड्यूसिंग पावर। तो देखिए टेक्स्ट थोड़ा देख लीजिए फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। धातुओं की अपचायक क्षमता उनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, यानी धातुओं की अपचायक क्षमता उनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की अर्थात आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है वह धातु अधिक प्रबल अपचायक होती है। अधिक प्रबल अपचायक धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी 2.1 को आप देखिए, हम भेजें आपको। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है क्योंकि उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान बढ़ते हैं। अधिक प्रबल अपचायक क्षमता का धातु अपने से कम अपचायक क्षमता के धातुओं के आयनों को धातु में अपचयित कर देता है। कहने का अर्थ क्या है इसके कहने का अर्थ ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन किन्हीं धातुओं के मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक हैं, अर्थात जिनकी आक्सीकृत होने की क्षमता अधिक है। आक्सीकृत होने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति। तो जिस किसी धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है वो उतना ही अधिक अपचायक होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? सबसे ऊपर आपको मिलेगा लिथियम, फिर आपको पोटेशियम, है ना। तो इस क्रम में आप नीचे आते हैं तो लिथियम का कितना है -3.04, पोटेशियम कितना है -2.97। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि इन सब के मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव जितना ही अधिक ऋणात्मक होता है वह धातु उतना ही अधिक प्रबल जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, यानी प्रबल धन विद्युती होती है, अर्थात उसकी अपचायक क्षमता उतना ही अधिक मानी जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके अपचायक क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखा गया है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, और अपचायक क्षमता का जो है वो घटेगा। मतलब मानक अपचयन विभव का मान बढ़ते हुए क्रम में और अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम। ठीक है ना, हमने इसलिए क्लियर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अपचायक क्षमता के घटने का मतलब आप उसे मानक अपचयन विभव को ही घटते हुए क्रम में मान लें। जो इंडियन मेथडोलॉजी है वो यही है। ठीक है, तो उसमें जो है आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मानक अपचयन विभव के मान अधिक ऋणात्मक से कम ऋणात्मक, कम ऋणात्मक से कम धनात्मक, कम धनात्मक से अधिक धनात्मक, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में जाओगे। लेकिन मानक अपचयन विभव का मान जब बढ़ेगा, ऋणात्मक से धनात्मक होगा, तो अपचायक क्षमता घटेगी। ठीक है ना, क्योंकि आक्सीकृत होने की क्षमता जो है वो घटती है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि उसमें जो भी धातुएं हैं उनको एक सिस्टम में, एक क्रम में लिख देने पर जो सारणी प्राप्त हो जाती है उसका अध्ययन करने पर हम किसी भी धातु की अपचायक क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे डॉट डॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए Fe, ठीक है ना, इसका -0.44, उसके ऊपर है जिंक -0.76। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे फिर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर जो है बाद में कॉपर, और उसके बाद Ag, इस तरीके से। तो इस क्रम में रखने पर आपको वो मिल जाती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। ठीक है, क्यों घटती है? क्योंकि उनके मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ते। ठीक, अब अगर कोई एक धातु अपने धनायन या लवण के रूप में किसी विलयन में या माध्यम में उपस्थित है और किसी दूसरी धातु को उसके साथ रासायनिक क्रिया कराई जाती है, तो जो धातु अधिक प्रबल अपचायक होगी वह अपने से दुर्बल अपचायक को उसके आयन से धातु में अपचयित कर देती है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिससे वो आयन से पूर्ण मुक्त धातु बन जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे Zn + Cu+2 = क्या होगा, तो क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक अधिक प्रबल अपचायक है क्योंकि ये कॉपर के ऊपर है, इसका मानक अपचयन विभव -0.76 और इसका +0.34 है, इसलिए यह जिंक इस कॉपर के आयन को अपचयित कर देगा, अर्थात
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या स्थिति बनेगी, सबसे पहले क्या क्रिया होगी, Zn इक्वल टू Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, अर्थात Zn अधिक प्रबल अपचायक है, इसलिए अधिक धन विद्युती है। अधिक धन विद्युती का मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है कापर की तुलना में, इसलिए जिंक ने अपने बायकों से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और जिंक आयन बन गया। और कापर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिंक की तुलना में कम है, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले श्रेणी में आ जाएंगे तो ऐसे में जो ज़्यादा प्रबल इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पोजीशन में आ जाता है, यानी अट्रैक्टिव और डिफेंसिव। तो जब तक जिंक नहीं है तब तक तो ये अट्रैक्टिव मीन्स इलेक्ट्रॉन त्याग का खाना बनाया, लेकिन जैसे ही जिंक आ गया ये डिफेंसिव हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम जिंक ने करना शुरू कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम शुरू कर दिया। अर्थात ये कम सक्रिय धातु Cu 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अर्थात अपचयन की क्रिया करके यानी अपचयित होकर के कापर धातु में परिवर्तित हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लाइन में लिखा गया है कि बोलता है कि अधिक प्रबल अपचायक क्षमता का धातु अपने से कम अपचायक क्षमता के धातु के आयनों को धातु में अपचयित कर देता है। तो अधिक प्रबल अपचायक क्षमता वाला जिंक अपने से कम जो है सक्रिय या कम प्रबल अपचायक या कम अपचायक कापर के आयन को उसके धातु में अपचयित कर दिया। अपचयित मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करना, अपचयन की क्रिया करना। तो अपचयन की क्रिया करना मतलब अपचयित होना, लेकिन जो अपचयन की क्रिया करता है वो क्या है, तो अपचयन की क्रिया का उल्टा आक्सीकारक कहलाता है। तो क्रिया अपचयित होना या अपचयन की क्रिया करना दोनों की चीज़ है, लेकिन स्वयं क्या होगा वो उसका उल्टा आक्सीकारक होगा, ठीक है। और जो आक्सीकरण की क्रिया करेगा वो आक्सीकृत हो रहा है, लेकिन स्वयं क्या है, स्वयं अपचायक है, ठीक। तो ये चीज़ आपको उसमें सीख लेनी है। इसी आधार पर धातुओं का हम लोग आधार इनसे कर लेते हैं कि कौन क्रिया होगी कौन नहीं होगी और क्या बनेगा, ये अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।